ओके। सो आज जो हम लोग को जो क्लास में पढ़ना था वो है एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस कल हम लोगों ने काफ़ी हद तक कवर कर लिया था, तो जो देख लेते कल हम लोगों ने एग्जेम्पशन में क्या क्या पढ़ लिया था। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था सेक्शन 54। सेक्शन 54 में हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है ना, अगर उसको अगर खरीदते बेचते हैं, खासकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वहाँ पे अगर होता है तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो आपके लिए 54 सेक्शन में यही था कि अगर आप कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर बेच रहे हैं तो आप कोई नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लें, है ना, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इसके लिए टाइम लिमिट जो थी वो थी 1 साल पहले या 2 साल आगे खरीदारी करने के लिए और 3 साल आगे कंस्ट्रक्शन के लिए। 54 बी में हमने देखा था कि अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर लैंड बिल्डिंग है, अगर आप उसे अगर बेच रहे हो, एग्रीकल्चर लैंड, सॉरी बिल्डिंग कहाँ से बात हो गई, तो एग्रीकल्चर लैंड अगर आपके पास है और अगर उसे बेच रहे हो, लेकिन हाँ ऐसा एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए जो 2 साल पहले जिस जहाँ पे एटलीस्ट खेती हो रही थी, और उस खेत को अगर बेचते हो तो ऐसे में क्या करना, अगर आपको एग्जामेशन चाहिए तो नया एग्रीकल्चर लैंड आप परचेज कर लो। वो भी टाइम लिमिट है इसकी, 2 साल के अंदर आप परचेज कर लो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगला जो था, नेक्स्ट था 54 डी हम लोगों ने पढ़ा था। 54 डी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने 54 डी में पढ़ा था कि जो भी इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग होती है, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग का मतलब सब लोग समझते हो कि कोई भी इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग का मतलब जहाँ पे एटलीस्ट 2 साल पहले इंडस्ट्री चल रही हो और उसको कंपलसरी इक्विजिट किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट। ओके, कंपलसरी इक्विजिशन में जा रही है बाय द गवर्नमेंट, और जिस पे एटलीस्ट 2 साल पहले जहाँ पे इंडस्ट्री चल रही हो, तो अगर उसको अगर आप बेच रहे हो, उस पे जो भी पैसा मिल रहा है आपको, अगर उस कैपिटल गेन पे अगर टैक्स बचाना है तो आप क्या करो, नया एग्रीकल्चर नया इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग परचेज कर लो। इसके लिए टाइम लिमिट आपको मिलती है 3 साल, 3 साल के अंदर अंदर आप परचेज कर लो। फिर बात हो रही थी 54 ईसी की। 54 ईसी में हम लोग बात करते हैं कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग की जो एग्रीकल्चर ना हो, रेसिडेंशियल ना हो, एग्रीकल्चर मतलब इंडस्ट्रियल ना हो, इसके अलावा कोई भी अगर बिल्डिंग है, कोई भी अगर लैंड है, उसको अगर आप खरीदते या बेचते हो और उस पर अगर कोई कैपिटल गेन हो रहा है तो उसके लिए कहा गया है आप NHAI के बॉन्ड्स खरीद लो, इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स खरीद लो, ठीक है, वो भी 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो ऐसे में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे एग्जेम्पशन किसी भी हालत में मैक्सिमम 50 लाख से ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल कवर कर लिया था, ऑलरेडी हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हम लोग को अगला सेक्शन पढ़ना है, दैट इज 54F। अब देखते हैं यहाँ पे 54F क्या कहता है। 54F पहली चीज तो किसके लिए है, इंडिविजुअल एंड HUF के लिए है, यानी यहाँ पे फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी की बात होगी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो जो कि इंडिविजुअल और HUF की हो सकती है। लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स आपके पास हो अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, बस वो क्या नहीं होना चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर द टैक्स पेयर डज नॉट ओन मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, जिस दिन भी आप ट्रांसफर कर रहे हो उस दिन आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए अदर देन न्यू हाउस प्रॉपर्टी। नया खरीदे हो तो वो होना चाहिए। कहने का मतलब है क्या, अगर आप इंडिविजुअल एंड HUF हो, आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, बस वो कौन सी हाउस प्रॉपर्टी ना हो, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ना हो, जस्ट लाइक बलदेव प्लाजा टाइप का कोई बिल्डिंग हो या कॉमर्शियल टाइप का कोई अगर हो तब चलेगा, इस तरह की कोई एसेट हो। और हाँ, वो जिस दिन आपके पास ये एसेट है, कॉमर्शियल बिल्डिंग तो है ही है, साथ ही साथ आपके पास क्या है, रेसिडेंशियल हाउस, जैसे आपके पास सॉरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं सपोज, अब आप क्या करना चाहते हो, आपके पास रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, कॉमर्शियल है, जैसे मान लो आपके पास कोई कटरा आपने ले रखा था, है ना, लेकिन आप खुद अब किराए पे रहते हो, लेकिन आपके पास खुद का रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हाँ कॉमर्शियल बिल्डिंग है, आप चाहते हो उस कॉमर्शियल बिल्डिंग को बेच करके एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदना,
तो बिल्कुल खरीद सकते हो, उसमें आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो उसी के लिए सेक्शन बनाया गया 54F। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि क्या खरीदना होगा, ओनली वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी। एकदम देखो ऐसे ही लग रहा है जैसे 54 सेक्शन था, सेम उसी की कॉपी लग रहा है। बस यहाँ पे क्या था, हम 54 में क्या था, हम रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच करके रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे थे। यहाँ पे हमारे पास रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, हम उसको बेच करके रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। कह रहा है खरीदने का टाइम लिमिट क्या है, तो सेम वही वाला है, 1 साल पहले या 2 साल के अंदर, है ना, और 3 साल कंस्ट्रक्शन के केस में टाइम मिलेगा। एग्जेम्पशन जो इसका मिलता है, इसके लिए एक फॉर्मूला चलता है कि इन्वेस्टमेंट इन द न्यू एसेट्स, कितना आप नए एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और नेट डिवाइडेड बाय नेट सेल, पिछला एसेट आपने कितने में बेचा, नेट सेल कंसीडरेशन मल्टीप्लाई बाय कैपिटल गेन। तो इस फॉर्मूले के तहत आपको क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा, ध्यान रहे। अब इस फॉर्मूले को हम लोग समझते हैं। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर फॉर्मूले को समझें, तो मान लो पुराना जो एसेट जो हमने सेल किया था, ठीक है ना, तो जो सेल्स कंसीडरेशन है, नेट सेल कंसीडरेशन, वो कितना है, पुरानी एसेट हमने 25 लाख में हमने निकाल दी, ठीक है। और जो कैपिटल गेन हुआ था इस पे 25 लाख में जो बेचा था, उसमें करीबन 5 लाख हमें कैपिटल गेन हुआ था, 5 लाख क्या 10 लाख कर लेते हैं, 10 लाख कैपिटल गेन हुआ था। ओके, और न्यू इन्वेस्टमेंट जो हमने किया, ठीक है, यानी कि जो नया जो कैपिटल जो हमने परचेज किया, एक्विजिशन, वो कितने की है, वो सपोज करते हैं 20 लाख की है, ठीक है। ओके, अब जो देखते हैं अब एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, सेल्स कंसीडरेशन कितना है, ठीक है, डिवाइड बाय न्यू, एक मिनट फॉर्मूला एक बार चेक कर लीजिए। तो देखिए फॉर्मूले में क्या था, पहले क्या करना था, इन्वेस्टमेंट द न्यू एसेट्स अपॉन नेट सेल कंसीडरेशन मल्टीप्लाई बाय कैपिटल गेन। तो इसी फॉर्मूले को लगाइए। तो नेट सेल कंसीडरेशन पहले देख लीजिए, डिवाइडेड बाय न्यू इन्वेस्टमेंट, कितने में नया इन्वेस्टमेंट किया, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, कैपिटल गेन से। ओके, तो यहाँ तो 12,50,000 आया, तो ऑलरेडी आपका 10 ही लाख कैपिटल गेन था, तो आराम से पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट सपोज करिए 15 लाख होता, तो देखिए कितना मिलता, अगर नया इन्वेस्टमेंट हमने कितने का किया 15 लाख का, तो करीबन 16,66,666, काफी अच्छा। लेकिन अगर न्यू इन्वेस्टमेंट अगर आपने 40 लाख का किया होता, न्यू इन्वेस्टमेंट देखो 40 लाख का कर रहा है, 10 ही लाख कैपिटल गेन, 25 लाख सेल कंसीडरेशन, 40 लाख का न्यू इन्वेस्टमेंट, तो कहता है आपका कैपिटल गेन भले आपने 10 लाख कमाया, लेकिन आपको 6,25,000 रुपए से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब है जितना कम इन्वेस्टमेंट करोगे नई प्रॉपर्टी में, उतना ज्यादा आपको एग्जेम्पशन मिल रहा था, लेकिन जितना ज्यादा का नया इन्वेस्टमेंट करोगे, उतना कम एग्जेम्पशन आपको क्लेम करने को मिलेगा। यानी 10 लाख आपने कैपिटल गेन कमाया, तो आपको एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा, 54F के तहत, 54F में आपको 6,25,000 का, यानी कि बाकी पे आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तो ये फॉर्मूले को हमें फॉलो करना पड़ता है, तो हमें एग्जाम्पशन पता चलेगा। अब देखते हैं रिवोकेशन ऑफ एग्जाम्पशन ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर, क्या रिवोकेशन हो सकता है, तो यहाँ पे बोल रखा है हाँ, इफ द न्यू एसेट इज ट्रांसफर्ड और इट इज कवर्ड इनटू मनी, कन्वर्टेड इनटू मनी, है ना। यानी कि अगर हमने क्या किया, न्यू एसेट ट्रांसफर कर दिया है, जो नया एसेट अभी खरीदा था प्रॉपर्टी, अगर इसको हम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तो खरीदोगे, अगर उसको भी अगर आप बेच देते हो, तो इट इज कन्वर्टेड, या फिर उसको आप मनी में कन्वर्ट कर लेते हो किसी भी तरीके से, और अ लोन इज टेकन ऑन सिक्योरिटीज,
ऑफ द न्यू एसेट, या फिर जो नया एसेट खरीदते हो ना, तुमने चालाकी किया, उस नई प्रॉपर्टी को गिरवी रख करके तुमने लोन ले लिया, वही मतलब कैश में कन्वर्ट कर लिया। वो भी कब? 3 साल के अंदर। अगर ऐसा कोई भी एक्टिविटी तुमने किया है तो जो भी आपको एग्जेम्पशन मिला था वो एग्जेम्पशन क्या हो जाएगा? रिवोक कर दिया जाएगा। और उसे क्या मान के आपसे टैक्स लिया जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान के टैक्स लिया जाएगा आपसे। कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम लागू होती है? जी हाँ, बिल्कुल लागू होती है। तो ये आपका कौन सा सेक्शन था? 54F। तो इस 54F में अगर किसी को कुछ क्वेश्चन अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। ओके, चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है। अब बात करेंगे हम लोग बात करेंगे 54G की। 54G किसके लिए? तो यहाँ पे देखिए साफ साफ दे रखा है 54G किसके लिए? 54G एनी पर्सन के लिए, वो भी कौन सी एसेट के लिए है? शॉर्ट टर्म के साथ साथ क्या है? लॉन्ग टर्म। चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो, दोनों के लिए। अब सवाल उठता है एसेट्स एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशंस। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी इन ऑर्डर टू शिफ्ट एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम एन अर्बन एरिया टू रूरल एरिया। ये देखो है क्या बेसिकली, ये सेक्शन बनाया गया किसके लिए? एनी पर्सन मतलब समझ गए होगे, सबके लिए, कंपनी कंपनी के लिए भी है। 54G सेक्शन ये कहता है अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी है ना, जैसे तुम्हारा कोई फैक्ट्री है, सीधा सीधा फैक्ट्री है, प्लांट है, मशीनरी है, जो भी है, तुम उसको शिफ्ट कर रहे हो। कहाँ से शिफ्ट कर रहे हो? अर्बन एरिया से रूरल एरिया में ले जा रहे हो। ठीक है, तुम्हारी जो फैक्ट्री है वो अर्बन एरिया में आ गई है, अब तुमको अर्बन एरिया से तुम जा रहे हो रूरल एरिया में अपनी फैक्ट्री को शिफ्ट कर रहे हो। ठीक। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको एग्जाम्पशन अगर चाहिए तो जाहिर सी बात है आप अर्बन एरिया वाला अपना प्रॉपर्टी बेचोगे तो कैपिटल गेन आपको हो रहा है, उस कैपिटल गेन पे टैक्स बचाना है, तो क्या करो? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी इन ऑर्डर टू शिफ्ट एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू रूरल एरिया, वही मतलब रूरल एरिया में तुमने शिफ्ट कर रहे हो, ध्यान रहे। तो यहाँ पे बेचोगे, वहां जाके खरीदोगे रूरल एरिया में। इसके लिए टाइम लिमिट है 1 साल बैकवर्ड या 2 साल फॉरवर्ड, या 1 साल पहले कर लो या 2 साल आगे कर लो। कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? सेम वही फॉर्मूला है, जितना भी आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, यानी घूम फिर के आपने कैपिटल गेन अगर कुछ कमाया है तो कैपिटल गेन का जितना हिस्सा आपने नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया बच उतना एग्जेम्प्ट, अगर कुछ बचा लिया तो टैक्सेबल। जैसे मान लीजिए आपने शिफ्ट कर रहे हो, अर्बन एरिया वाला शिफ्ट किया तो उसमें करीबन 40 लाख की कैपिटल गेन हुई, और तुमने नई प्रॉपर्टी अगर 30 लाख की खरीदी है तो 10 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। और अगर नई प्रॉपर्टी तुमने 40 लाख है उसके बराबर या उसके ऊपर खरीद ली तो पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो गया। अब कह रहा है क्या रिवोकेशन हो सकता है क्या? रिवोकेशन ऑफ एग्जाम्पशन। तो कह रहा है हाँ, इफ द न्यू एसेट इज ट्रांसफर विद इन 3 ईयर ऑफ एक्विजिशन, तो आपका रिवोक हो जाएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन रिवोक का नहीं है, दूसरा भी है। इफ अनदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विद इन 2 ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट्स, अगर आपने क्या कर दिया, अनदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने परचेज कर लिया 2 साल के अंदर, तो यानी कि आपने प्रॉपर्टी तो आपने शिफ्ट की ही की, और साथ ही साथ आपने एक नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी खरीद लिया, जबकि पहले से आपके पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था। इफ अनदर रेजिडेंशियल हाउस इज कंस्ट्रक्टेड विद इन 3 ईयर, या फिर आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया या फिर आप बनो खरीद लिए, यानी कि आपने अगर बेचा है इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग तो आपको इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग खरीदनी थी, आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्यों खरीद रहे हो? वो भी जब आपके पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है अनदर। ठीक। तो पहली चीज, अगर आपने जो नई प्रॉपर्टी खरीदी उसको 3 साल के अंदर बेच दिया तो आपका रिवोक हो जाएगा। अगर आप अनदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिए 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर बनवा लिए तो भी रिवोक कर दिया जाएगा, आपका वो एग्जेम्पशन खत्म कर दिया जाएगा। और उसको क्या मान के टैक्स लिया जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम लागू होती है? जी हाँ, यहाँ पे भी लागू होती है। अब लास्ट,
अभी हम क्या जा रहे थे, अर्बन एरिया से रूरल एरिया में, लेकिन 54 GA जस्ट उल्टा है। यहाँ क्या कहते हैं, एनी पर्सन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी इन ऑर्डर टू शिफ्ट एंड अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पिछली बार किस में जा रहे थे, अर्बन एरिया से रूरल एरिया में, इस बार कहाँ जा रहे हैं, अर्बन एरिया से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो सवाल उठता है सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे गवर्नमेंट अनाउंस करती है पर्टिकुलर किसी एरिया को, जैसे मान लो उसने गीडा को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बेसिकली गवर्नमेंट का ये इंटेंशन होता है कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज बढ़े, और उसमें वो ऑफर देती है कि आपको 5 साल तक आपको कोई टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे अगर आप यहाँ पे अपना बिजनेस करते हैं तो। तो आपको ऐसा कोई ऑफर मिला और आपने क्या किया, अपना जो फैक्ट्री था आपने अर्बन एरिया से क्विट किया, वहां से हटाया और ले जाके आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में शिफ्ट कर रहे हो। वही है लैंड एंड प्लांट मशीनरी इन ऑर्डर टू शिफ्ट एंड अंडरटेकिंग। समझ ही गया सब लोग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तुम खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी ले रहे हो। 1 ईयर बैकवर्ड या 2 ईयर फॉरवर्ड, सेम वही टाइम लिमिट है जो 54G में था। अब सॉल्व होता है क्या, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन वही है कि आपने जितना कैपिटल गेन कमाया उसमें जितना आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। एग्जेम्प्ट अगर कुछ बचा लिया तो उस पर टैक्सेबल। रिवोकेशन हो सकता है, जी हाँ, अगर 3 साल के अंदर वो नई जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में प्रॉपर्टी आपने ली उसको भी अगर आपने बेच दिया तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान के टैक्स लिया जाएगा, और कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम यहाँ पे लागू होती है। तो कहने का मतलब मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि हम लोगों को अपने जो क्वेश्चंस में हम लोग को ये बहुत मुश्किल है 54G और 54G का मिलना। ज़्यादातर हमें केस जो मिलने वाले हैं 54, 54B, 54D, 54EC वाले और ज़्यादा F वाले, ठीक है। ये 2 सेक्शंस हमने एडिशनल्स यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। आप लोग अगर अपने नई बुक्स में देखोगे तो इतने सारे सेक्शंस अपने अंदर नहीं है, ठीक। तो कंप्लीट हो गया। फिर से हम लोग बात कर लें। 54 कहता है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के बारे में कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लो तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। 54 भी क्या कहता है, एग्रीकल्चर लैंड के बारे में, एग्रीकल्चर लैंड अगर बेचे हो तो एग्रीकल्चर लैंड खरीद लो। ओके, नेक्स्ट 54 डी की बात करता है इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग बेचे हो तो इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग खरीद लो। 54 ईसी क्या कहता है, ऐसी बिल्डिंग है जो अदर देन क्या है, रेसिडेंशियल है या फिर इंडस्ट्रियल है या फिर एग्रीकल्चर है, ऐसी लैंड या बिल्डिंग तुम अगर बेच रहे हो, ठीक है, तो ऐसे में उसके लिए 54 ईसी है। ओके, लेकिन यहाँ पे बस एक चीज़ बोलता है कि यहाँ पे NHAI का बॉन्ड खरीदना होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का बॉन्ड खरीदना होगा तब एग्जेम्पशन मिलेगा। 54F की बात करते हैं तो 54F किसकी बात करता है, एनी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो अदर देन, अच्छा 54F में ध्यान रहे 54F में यहाँ पे हम लोग जो पढ़े थे ना, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, तो इसमें अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी था, और साथ ही साथ ध्यान रखना एनी अदर कैपिटल गेन में वो भी सब आ जाएगा, ज्वेलरी भी आ जाएगा। ज्वेलरी का भी केस किस में आ जाता है, 54F में आ जाता है, क्योंकि एनी अदर लॉन्ग कैपिटल गेन की बात कर रहा है। कोई अगर ज्वेलरी भी बेच करके अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदता है, तुम्हारे पास ज्वेलरी पड़ी थी, तुमने उसको बेच करके तुमने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक खरीद रहे हो, तो बिल्कुल वहाँ एग्जेम्पशन मिलेगा, क्योंकि ज्वेलरी भी तो कैपिटल एसेट होती है। 54G और 54GA यहाँ पे क्या था, अगर हम रूरल अर्बन एरिया से रूरल एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं, और GA किसके लिए था, अगर हम अर्बन एरिया से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये एग्जेम्पशंस कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। तो अब हम लोग एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेल्स कंसिडरेशन। डेट ऑफ सेल इज 2 जून 2016। तो डेट ऑफ सेल है 2 जून 2016, 16 की जगह हम लोग 19 कर ले रहे हैं। तो सेल्स कंसिडरेशन क्या है, 13 लाख। अब इसमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है,
ठीक है ना, 1 मई टू 1999, चलो यही ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब फिर दे रखा है क्या, इन्वेस्टमेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस बाय ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 2017-18 इज 4 लाख। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं नए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का 4 लाख में। नो डिपॉजिट हैज मेड अंडर द स्कीम, कोई डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं स्कीम में। कंप्यूट द कैपिटल गेन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यही फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। ये फॉर्मेट यूज हो जाएगा। सबसे पहले सेल्स कंसिडरेशन पहले देखते हैं, सेल्स कंसिडरेशन है कितना। सेल्स कंसिडरेशन है आपका 13 लाख है। तो 13 लाख में सेल्स कंसिडरेशन है, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं 13 लाख। ठीक है, अब 13 लाख के बाद अब देखते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ दिया है क्या। तो यहाँ पे कोई सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं एक्सप्लेन है, तो कोई सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं लेस होगा। यहाँ पे 0 में कर देता हूँ, कोई सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, सीधे 13 लाख आपका नेट सेल कंसिडरेशन आ गया। लेस हो जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खरीदा कब था। तो यहाँ देखो, यहाँ पे दे रखा है क्या, परचेज का टाइम 1 मई 1999, लेकिन उस समय तो इंडेक्स था ही नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि कितने में खरीदा था, या 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है, तो फेयर मार्केट वैल्यू भी नहीं दी है, तो हम लोग 2001 की प्राइस 3 लाख मान लेंगे। 3 लाख को हम लोग 2001 की प्राइस मान लेंगे, और 2001 में सबको पता है इंडेक्सेशन 100 से था। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा 289/100, एकदम सही है। और यहाँ पे हो जाएगा कितने में हमने परचेज किया था, 5 लाख में परचेज किया था। 5 लाख था कि 4 लाख था, 3 लाख था सर। सॉरी 3 लाख में परचेज किया था। तो हम लोग ने 3 लाख में परचेज किया प्रॉपर्टी। तो 3 लाख दिखा के एंटर, देन 8,67,867 उस समय का 3 लाख रुपीस आज के समय के 8,67,000 के बराबर है। इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट कुछ दी नहीं है, इसे नील कर देते हैं। देन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इम्प्रूवमेंट और कुछ नहीं है, नील। इस लाइन को हम लोग डिलीट ही कर देते हैं, इसका फिलहाल हम लोग में कोई वैल्यू है नहीं, डिलीट कर देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, बस इम्प्रूवमेंट है ही नहीं। तो ग्रॉस LTCG देखो कितना आता है सर, लेकिन आपका कंस्ट्रक्शन तो 4,33,000। सर लेकिन कंस्ट्रक्शन तो करा रहा है ना। एक मिनट, हाँ पीयूष बोलो। हेलो हाँ पीयूष बोलो। सर, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन तो करा रहा है ना सर। एक मिनट दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन होगा फिर से। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन करा रहा तो उसका एग्जेम्पशन उसको मिलेगा ना। इन्वेस्टमेंट इन द यस सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, यहाँ पे अब असेसमेंट ईयर यहाँ पे हो जाएगा 2020-21, है ना। तो ये 19 में किया और फिर 20-21 में क्या कर रहा है, ये 20-21 में अपना कंस्ट्रक्शन भी करा रहा है प्रॉपर्टी। तो जाहिर सी बात है, डन सर। 2 साल या 3 साल का समय मिलता है कंस्ट्रक्शन का, तो ये तो टाइम के अंदर ही करा रहा है ना। 19 में बेचा था, 19-20 में, और 20-21 में कंस्ट्रक्शन कराने लगा, तो 4 लाख का उसे एग्जेम्पशन मिलेगा। तो एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे इसके लिए। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था, तो यहाँ पे 4 लाख का जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया है उसका उसे एग्जेम्पशन मिलेगा। तो इस 4,33,000 में से माइनस हो जाएगा 4 लाख रुपीस, और नेट या LTCG इनकी कितनी आई 33,000। तो इनका जो टैक्सेबल कैपिटल गेन है वो 33,000 रुपीज है। अब समझ में आया पीयूष? यस सर। अभी तक इससे पहले जितने भी हमने एग्जांपल्स या फिर जो भी हमने सॉल्यूशंस किए उसमें एग्जेम्पशन नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में एग्जेम्पशन हम लोगों में अवेलेबल है। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी कर यस। लेते हैं, और यहाँ जो पिछला सॉल्यूशन है
पुराने सॉल्यूशन में 32,000 आ रहा था टैक्स, इसको हटाते हैं, ओके, और न्यू सॉल्यूशन यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसकी, असाइनमेंट की। तो अब असाइनमेंट सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, यहाँ देखो दे रखा है मिस्टर टी परचेज अ पीस ऑफ लैंड फॉर ₹1,00,000। तो मिस्टर टी क्या कर रहे हैं, एक लैंड परचेज कर रहे हैं, पीस ऑफ लैंड, वो भी कितने में, ₹1,00,000 में, ऑन 1 अप्रैल 1996। ठीक है, वो भी कितने में खरीद रहे हैं, ये ध्यान से देखना, मिस्टर टी परचेज अ लैंड ₹1,00,000 ऑन 1 अप्रैल 1996, यानी बहुत पहले, जबकि फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 2001 दे रखा है फॉर ₹2,00,000। तो फेयर मार्केट वैल्यू भी दे रखा है 2,00,000 है। 2,00,000 कैसे लिखा है भाई, कॉमा लगना चाहिए। ओके, इन 2005-06 he constructed a building on it 4,00,000। ठीक है, उसमें उसने कंस्ट्रक्शन करा दिया 4,00,000 का, दैट मीन्स इम्प्रूवमेंट आप कह सकते हो। द प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड ऑन 10 दिसंबर 2018 25,00,000। 25,00,000 में हमने बेच दिया, दिसंबर हम लोग 2019 ले लेते हैं। ठीक है, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये तो बहुत आसान है, इसमें तो एग्जाम्पशन भी नहीं है, तो इजीली हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यही फॉर्मेट हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे सेल्स कंसीडरेशन था कितना, कितने में हमने बेचा था प्रॉपर्टी, तो आप लोगों ने देखा प्रॉपर्टी हम लोगों ने 25,00,000 में बेचा, तो पहले तो सेल्स कंसीडरेशन नोट कर लिया जाए 25,00,000। ठीक है, अब 25,00,000 में बेचा, अब देखो यहाँ पे कोई सेलिंग एक्सपेंसेस एक्सप्लेन था क्या, तो कोई सेलिंग एक्सपेंसेस एक्सप्लेन नहीं है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, तो वही हमारा नेट सेल कंसीडरेशन हो जाएगा 25,00,000। अब लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब एक्विजिशन जरा देखिए, एक्विजिशन कब की है, तो हमने देखो परचेज तो किया था 1,00,000 में 1 अप्रैल 1998 में, बट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2001 में कितनी दे रखी है, 2,00,000। तो याद होगा कि कॉस्ट प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, तो 2,00,000 हायर है। तो चलिए यहाँ पे दिखाना होगा हम लोग को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 289, बिल्कुल सही है, 20-21 सॉरी 19-20 का आपका 289 है, अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 3,00,000 रुपीज, 2,00,000, सॉरी 2,00,000, 2,00,000 होगा ना सर? हाँ 2,00,000 एकदम सही, गुड। तो 5,78,000। एक मिनट, इंडेक्स हम लोग सही देख रहे हैं ना, इंडेक्स भी एक बार देख लो, 289 ही है ना, हाँ 1920 का 289 है, सही है। यस सर, सही है सर। चलिए अब 2,00,000 हो गया, और इन्होंने देखो इम्प्रूवमेंट भी किया है 2005-06 में, ही कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग 4,00,000 रुपीज। एक मिनट, क्या लिखा है, इन 2005-06 ही कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग ऑन इट, उसी ऑन इट मतलब उसी के ऊपर उसने और बिल्डिंग खड़ा किया, जो भी किया उसने, यहाँ पे लैंड परचेज किया था ना, और यहाँ पे उसने बिल्डिंग बनवाई 4,00,000 रुपए की, तो ये इम्प्रूवमेंट ही कहलाएगा, 5-6 में इम्प्रूवमेंट करा रहा है। तो चलिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी देखते हैं, इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5-6 का इंडेक्स आपको देखना पड़ेगा, तो 5-6 का इंडेक्स 2005-06 का इंडेक्स यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, 5-6 का इंडेक्स था 117, तो 117 289 अपॉन 117 मल्टीप्लाई बाई 4,00,000 रुपीज का उसने कंस्ट्रक्शन कराया था, 4,00,000। हो गया 9,34,000। ठीक है, 9,88,000 सॉरी। तो अब आ गया आपका ये इम्प्रूवमेंट जो हमने किया
ये जो हमने इम्प्रूवमेंट किया 4 लाख, इसको हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब जरा देखते हैं कैलकुलेशन कितना है। तो करीबन ये दोनों अमाउंट ही हमारा क्या लेस हुआ, और दोनों अमाउंट लेस होते ही आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है वो कितना रहा है, 9,33,965। कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। क्यों एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ कुछ भी नया प्रॉपर्टी खरीदने की बात नहीं हो रही है, और ना तो इन्होंने कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में जमा कुछ किया है, तो इसलिए यहाँ पे एग्जेम्पशन इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसी पैसे को अगर इन्होंने कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में जमा कर दिया होता तो इन्हें एग्जेम्पशन मिल जाता और पूरा का पूरा यहाँ पे नील हो जाता। फिलहाल तो ये टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है 9,33,965 रुपीज। किसी को कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन जो देखते हैं। Miss Ema sold the residential building at Jodhpur for rupees 15 lakh. ईमा सोल्ड करे अपना रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 15 लाख में ऑन 1 अगस्त 2019 कर लेता हूं मैं। The building was acquired for 1,50,000 on 1 जुलाई 2004 में परचेज की गई थी। She paid brokerage at the time of sale of building. जब बिल्डिंग सेल किया जा रहा है 2% का ब्रोकरेज जा रहा है। She invested 7 lakh to purchase of residential building in December 2019 कर लेता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, 7 लाख की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, है ना, वो भी दिसंबर 2019 में, और डिपॉजिट कर रहे हैं 2 लाख रुपीस NHAI बॉन्ड में, कैपिटल बॉन्ड में, तो इन्हें एग्जेम्पशन मिलेगा। तो चलिए इनका कैलकुलेशन भी कर लेते हैं हम लोग फटाक से। प्रॉपर्टी ये जो बेचे हैं ये 15 लाख में इन्होंने प्रॉपर्टी बेचा है, ठीक है। इस पे 2% ब्रोकरेज जा रहा है। 2% ब्रोकरेज मतलब 30,000 रुपए। तो बचा कितना नेट सेल कंसिडरेशन, वो है 14,70,000। अब इंडेक्स कॉस्ट देखते हैं। इंडेक्सेशन निकालने के लिए जब ध्यान से देखिए इन्होंने कब खरीदा था। इट वाज एक्वायर्ड 1 जुलाई 2004, यानी 4-5 का इंडेक्स लगेगा, वो भी 1,50,000 में। तो 4-5 का हमें इंडेक्स देखना पड़ेगा। 4-5 का इंडेक्स निकाल लेते हैं। 4-5 का इंडेक्स है 113, ठीक है। तो 113 चेक करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 113, और कितने की प्रॉपर्टी खरीदी थी इन्होंने, 1,50,000 की उस समय, ठीक है। तो 3 लाख समथिंग आया। कोई इम्प्रूवमेंट है नहीं, इम्प्रूवमेंट हटा देते हैं। यहाँ देखिए कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, वही 1.5 लाख का परचेजिंग किया था। 7 लाख का इन्होंने नया प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रखा है। यहाँ देखो इनकी LTCG जो आ रही है 10,86,371। अब इन्होंने देखो किया क्या, इनको एग्जेम्पशन 54 में कितना मिलेगा, इक्वल टू 7 लाख का। तो ये क्या कर रही हैं, 7 लाख का इन्होंने नया कंस्ट्रक्शन करा लिया, तो 7 लाख का तो इन्हें एग्जेम्पशन मिलेगा ही 54 में। साथ ही साथ इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया NHAI बॉन्ड में, चाहे कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में डालो चाहे NHAI बॉन्ड में डाल दो। तो इन्होंने NHAI बॉन्ड में डालना समझा सही, तो 2 लाख रुपए इन्होंने डाल दिए, यानी 2 लाख रुपीज यहाँ पे इसका भी एग्जेम्पशन इनको क्लेम होगा, वो भी किस सेक्शन के तहत, 54 सेक्शन में ही क्लेम होगा। तो करीबन 9 लाख का तो इनको एग्जेम्पशन मिल जा रहा है। तो इनका टैक्सेबल कितना बच रहा है, 1,86,371 रुपीज। तो ये इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो कि टैक्सेबल अमाउंट है। किसी को इसमें कहीं कोई दिक्कत? बस यहाँ एग्जेम्पशन पे ध्यान देना, कितने का मिल रहा है, 9 लाख का एग्जेम्पशन मिल रहा है, वो भी ड्यू टू क्यों, क्योंकि उन्होंने 2 लाख रुपए NHAI में इन्वेस्ट किया है और 7 लाख का कंस्ट्रक्शन कराना शुरू कर दिया है। कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पता है 3 साल का समय मिलता है, तो इन्होंने बहुत सही समय पे अगस्त में बेचा, दिसंबर में इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा दिया।
अब लास्ट क्वेश्चन, from the following particulars compute the taxable income from capital gain of Mr. C for the assessment year 2019-20 assuming he have no any other income। ठीक है, तो इस बार देखो ज्वेलरी की बात किया है। इन्होंने ज्वेलरी खरीदी थी कब, 2003-2004 में खरीदी थी 1,82,000 की। सेल प्राइस ऑफ ज्वेलरी सोल्ड इन जनवरी 2019, तो जनवरी 2019 की जगह हम लोग 20 कर लेते हैं। जनवरी 2020 में इन्होंने बेचा है 7,50,000 में उस ज्वेलरी को। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर हुआ है आपका 7,000। रेसिडेंशियल हाउस परचेज, तो ये तो आपको बताया था, अगर आप ज्वेलरी बेच के रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी खरीदते हो तो भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, अदर डिटेल्स दे रखा है, इनकी बेसिक पे है, सैलरी की इनकम दे रखा है, बेसिक पे इतना है, HRA इतना है, he has purchased a house on which he is paid on loan 70,230 rupees during the year। तो ये तो उनके डिडक्शन के लिए हो गया। आपको यहाँ पे पूरा फोकस रहना है किसके लिए, कैपिटल गेन के लिए। तो चलिए देखते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सेल्स कंसीडरेशन देखिए है कितना, तो सेल्स कंसीडरेशन हम लोग देख रहे हैं 7,50,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 7,50,000। ठीक है, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस देखिए कितना हो रहा है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखा है कितना, 7,000 सेलिंग एक्सपेंस है, मैं 7,000 टाइप कर दे रहा हूँ सीधे। आ गया नेट सेल कंसीडरेशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन जो है देखिए कितना है, तो इक्विजिशन हो रहा है 3-4 में, 2003-4 में इन्होंने इक्विजिशन किया 1,82,000 में, तो 2003-4 का जो देखिए 109 है, तो यहाँ हो जाएगा 109। और कितने में खरीदा था, 1,82,000 में। ओके, सो देखिए इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, 2,60,000। अब बस एग्जेम्पशन देखना है आपको, तो एग्जेम्पशन आप देख लीजिए। इन्होंने